नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। तो आपको पूर्ण विदित सूचना के साथ हम आज कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं अपने प्रोफेसर यूसुफ अख्तर सर के साथ में। डॉक्टर यूसुफ अख्तर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले तो मैं अपने मंच पर इस जो है चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक संक्षिप्त परिचय जो कि हमारी औपचारिकता है। हालांकि ऐसे जो रिसर्चर्स हैं या ऐसे जो साइंटिस्ट हैं या ऐसे जो प्राध्यापक हैं उनका परिचय इतनी संक्षिप्ति में इतनी जल्दी बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है हमारी कि हम आपके सामने उनका एक संक्षिप्त परिचय रखें। डॉक्टर यूसुफ अख्तर सर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी विभाग कह सकते हैं हिंदी में। बिल्कुल। तो उसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पीएचडी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया है, जो भारत का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीएचडी के दौरान 3 साल के लिए आप जर्मनी गए, वहाँ से आपने पीएचडी को पूरा करने की जो औपचारिकताएं हैं वो कंप्लीट की। इसके बाद 3 साल वहाँ पोस्ट डॉक्टरल फेलो और इसके साथ साथ वहीं पर 1 वर्ष के लिए और आप रहे, वहाँ पर काम किया साइंटिस्ट के तौर पर। तो ये भूमिका रही पढ़ाई के दौरान की। इसके बाद आपने सबसे पहले जो ज्वाइन किया है विश्वविद्यालय के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर जहाँ बने हैं वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम सबको ज्ञात है उसके बारे में। वहाँ आपने काम किया, 5 साल तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अंग है। अब तक सर के बहुत सारे पेपर, शोध प्रपत्र, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। करीब 85-85 के आसपास हमसे आपने जिक्र किया था। तो ये बहुत सारे रिसर्च हैं। एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सर ने जर्मनी जाने के बाद बहुत सारे विकल्प थे उनके पास कि वो वहाँ रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से ये डिसाइड किया कि जब भारत के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कर देने वाले हैं, उनके पैसों से मैंने अब तक की पढ़ाई की है, तो अब मुझे कम से कम उन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। इन्हीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके मैं बड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं यहाँ आकर के नहीं पढ़ाऊँगा, इन लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा, तो शायद ये हमारे लिए बेईमानी होगी अपने साथ। और इस तरह के जज्बात रखने वाले लोग आपकी सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। आज आपसे जुड़ने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था, मैं सर के बहुत सारे लेख अभी अखबारों में पढ़ता रहा, कुछ लोगों ने जो मुझे भेजे, तो मुझे पता चला कि जो पूरा कोरोना का काल रहा है उसमें आप बहुत सक्रिय रहे। जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें बहुत कुछ हिंदी में लिखने का आपने प्रयास किया, ताकि जो जानकारी है वो साधारण भाषा में, विज्ञान की जानकारी लोगों तक पहुँच सके, कोरोना की जानकारी पहुँच सके। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, स्वागत की औपचारिकता पूरी हो गई, परिचय की औपचारिकता पूरी हो गई, लेकिन एक और परिचय की ओर हम बढ़ेंगे। पहला सवाल ही हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने ये कहा कि हम सरल भाषा में कोरोना की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या है कोरोना? तो कोरोना वायरस जो है ये अब क्या है कि जैसे मीडिया में क्या होता है कि जो बात एक्सपर्ट तो वो कहते नहीं है, और ख़ास करके जो हिंदी मतलब अंग्रेजी मीडिया में आपको थोड़ा मोड़ा सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन हिंदी मीडिया का प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत अच्छे लोग लिखते पढ़ते नहीं, और विज्ञान से जुड़े हुए लोगों का तो वैसे ही अकाल है। तो इसमें क्या होता है कि वो बहुत सही जानकारी पहुंच नहीं पाती। अब जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो कोरोना वायरस ये कोई नया चीज़ नहीं है। मतलब जैसे माइक्रोबायोलॉजी में सारे हम जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सबका अध्ययन करते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, और कवक और एल्गी जिसको कवक कहते हैं, और फंजाई जिसको क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं आप लोग, हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो ये सब का अध्ययन किया जाता है, जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन इसी तरह से वायरस का भी अपना एक फील्ड है। एक तरह का वायरस की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जब वो वायरस जो होता है वो एक पार्टिकल की तरह है, यानी जैसे धूल का कण, जब वो किसी भी जीवित जो कोशिका है उसके बाहर रहेगा तो वो एक धूल के कण की तरह रहेगा, और वो जीवित नहीं रहेगा, वो एक धूल का कण है समझ लीजिए। लेकिन जब वो जीवित कोशिका के अंदर जाता है तो फिर वो जो है एक जैसे जीवित कोई चीज़ होती है, तो जितनी भी जीव जंतु हैं या जिनको हम कहेंगे जीवित, तो उसकी एक
एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी वो मल्टीप्लाई ये आप कहेंगे पुश्तैनी या ख़ानदान या बढ़ता रहता है, और वो उसका जो है एग्जिस्टेंस बचा रहता है। जैसे मानव जाति है, तो मानव जाति पहले कोई एक औरत एक आदमी बना होगा, उसके बाद क्या होगा कि उससे बच्चे पैदा होंगे, बच्चे वो जो जो पुराने होंगे वो मर जाएंगे। और जैसे मानव जाति का विकास है या सारे जीव जंतुओं का विकास है, तो अब विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो हमसे पहले जो मानव जाति है वो बंदरों से क्या कहते हैं उसका जैव विकास हुआ है। तो एनीवे तो वो जो जो ये है कि डिवाइड होना यानी रिप्रोड्यूस होना यानी मल्टीप्लाई होना, जिससे कि जब एक जीवन ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है। तो दूसरा मतलब कि वो जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं या सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो जाति है उसका एग्जिस्टेंस बचा रहेगा। यानी वो पहले अपने बच्चे बना देंगे और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो किसी भी जीवित चीज़ का प्रॉपर्टी है या उसका क्या कहते हैं विशेषता है। तो वो वायरस का केस ऐसा है कि वायरस अगर वो अपने होस्ट के बाहर है, मतलब वो परजीवी है, आप ये समझिए वायरस जो है एक तरह का परजीवी है, यानी वो किसी दूसरे जीव जंतु के ऊपर जीवन यापन करता है, वहीं से अपना क्या कहते हैं न्यूट्रिशन लेता है, यानी वहीं से अपना जो भी पोषक तत्व है वो लेगा और वहीं पर उसको शेल्टर मिलेगा, यानी वहीं उसी स्थान भी मिलेगा जहाँ पे वो रहेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि वायरस एक अजीब तरह का, इसको जीवित कहेंगे अगर वो किसी जिस जो होस्ट, हम लोग उसको अंग्रेजी में होस्ट कहते हैं, या परजीवी है, जिस सेल के ऊपर या जहाँ से वो पोषण और जहाँ पे वो क्या कहते हैं अपना शेल्टर ले रहा है, उस जगह को, उस सेल को उसको होस्ट कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं पैरासाइट या परजीवी। तो वायरस का स्थान यूनिक हो गया इस तरह से, मतलब सेल्स के बाहर वो है तो वो एक धूल के कण की तरह है, यानी अजीवित, निर्जीव है, निर्जीव सही शब्द होगा। और जब वो सेल के अंदर है, डिवाइड हो रहा है, तब वो एक जीवित की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे वायरस हैं, और जो कोरोना वायरस है वो उसी तरह की एक फैमिली है। तो ये अभी फैल गया, तो अभी लोगों में मीडिया में चला गया, तो कह रहे हैं वो नया वायरस आया। ये नया वायरस नहीं है। ये जो अभी 2020 में फैला है, 2019 में, तभी इसका नाम क्या रखा गया, इससे होने वाली बीमारी को हम लोगों ने क्या कहा, कोविड-19। अब कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये चाइना के वुहान प्रांत में इसको सबसे पहले देखा गया और वहाँ पे ये महामारी इसने फैलाया। ठीक है, अब इसका जो वायरस है, यानी जो विषाणु है, अगर हिंदी में बोलें वायरस को तो विषाणु कहते हैं, तो वो है, उसका नाम है सार्स कोरोना वायरस 2, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अब देखिए उसमें 2 लगा हुआ है, यानी कि ये पहला नहीं है, इसी से पता चल रहा है पहला नहीं है। तो और सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट मतलब सीवियर का मतलब, दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की बीमारियां होती हैं, या तो क्रॉनिक होती हैं और या तो एक्यूट होती हैं। ठीक है, अब क्रॉनिक बीमारियां वो होती हैं जो बहुत दिनों से होती हैं, यानी बहुत सारी, जैसे डायबिटीज़ है या जोड़ों का दर्द है, ऐसी बीमारियां या गठिया है, ये इसे क्रॉनिक माना जाता है, यानी ये जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो उसके साथ है, वो सही वही नहीं होती है। ठीक है, और एक्यूट बीमारी उसे कहते हैं जो अचानक प्रदर्शित हो जाए, मतलब आपका जीवन यापन नॉर्मल चल रहा है, अचानक आ जाए, तो ये सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी रिस्पिरेशन का सिंड्रोम है, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे जो फेफड़े हैं उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, अब इसका नाम है कोरोना वायरस 2, सार्स कोरोना वायरस 2।
एक और सार्स हुआ था, अगर आप लोग अपनी याददाश्त पे जोर दें तो 2003 में हांगकांग में हुआ था। तो वो क्या था, वो सार्स, उसका नाम था सार्स, जी ठीक है, उस बीमारी ही को सार्स कहते हैं, ठीक है, और उसके वायरस को सार्स कोरोना वायरस कहते थे। अब ये वो था सार्स कोरोना वायरस, अब ये है सार्स कोरोना वायरस 2, दोनों के नाम में बस इतना फ़र्क है। तो क्या है कि ये वाला जो 2019 में आया एग्जिस्टेंस में, या वुहान प्रांत में चाइना में शुरू हुआ, ये वाला उसी का बदला हुआ रूप है। बीच में एक और आया था 2012 में, उसको कहते हैं MERS, MERS, जिसका मतलब है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हुआ था मिडिल ईस्ट में। तो वो यमन और सऊदी अरेबिया में फैला था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, और आपको ये भी बता दें, वो जो सार्स कोरोना वायरस 1 था जो हांगकांग में हुआ था 2003 में, या जो MERS हुआ था मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में और क्या कहते हैं उसके पड़ोसी मुल्क यमन में जो फैला था। तो वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट थी, यानी मृत्यु दर, वो इससे कहीं बहुत ज़्यादा हाई थी। जैसे ये वाले की जो मृत्यु दर है वो 5% से कम है, ठीक है, पूरी दुनिया में, और कहीं ज़्यादा कहीं कम है, लेकिन जैसे इंडिया में काफ़ी कम है। इंडिया में 80,000 लोग, 85,000 लोग मरे हैं अभी आज तक जो मृत्यु हुई है, और जबकि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हम अग्रसर हैं दुनिया में नंबर 1 की तरफ। अब हमसे ज़्यादा खाली अमेरिका में जो है इन्फेक्शन है, और हमारा उससे जो है कम है, लेकिन मृत्यु दर काफ़ी कम है हमारी, ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे, लेकिन तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये एक मतलब चिंता का विषय है, और इसीलिए ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए। तो ये थी कोरोना वायरस की कहानी, और ये कोई नया नहीं है। जब से कोरोना वायरस फैमिली के जो वायरस हैं, वो जब से वायरोलॉजी पढ़ी जा रही है और जब से वायरोलॉजी में शोध किया जा रहा है, तब से मिल रहे हैं। ज़्यादातर ये जानवरों में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में ये बहुत कम पाए जाते हैं। ये जो 3 मैंने नाम बताए हैं, यही ज़्यादा प्रचलित हैं, जो कि, और इनका ओरिजिन हम लोग अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब होता है किसी पशु में पाया जाता था लेकिन सरक गया इंसान में। जैसे अब इस वाले को कहते हैं कि ये बैट्स में पाया जाता था। जो बैट्स होती हैं यानी चमगादड़, हम लोग की लैंग्वेज में हम लोग उसे चमगादड़ कहते हैं। तो ये चमगादड़ में पाया जाता था। अब इसमें बहुत सारी फिर र्यूमर है कि वो वुहान में लोग चमगादड़ का मांस खा रहे थे, लेकिन आपको एक बात बता दें कि चमगादड़ का मांस अगर पका के खा रहे होंगे तो वैज्ञानिक रूप से ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह, अगर हम उसको फाड़ के देखें कि अंदर क्या है, हालांकि वो बहुत ही छोटा होता है और वो नैनोमीटर साइज में होता है, ठीक है, उसका जो माप होती है वो नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻⁹। तो इतनी, अब मीटर, अभी हम अनुपम जी से बात कर रहे थे कि मीटर की लंबाई इतनी होती है। हमारे वहाँ कहते हैं कि यहाँ तक नाप लो, कंधे तक, तो वो मीटर हो जाता है। तो मीटर बटा 10⁻⁹, तो 10⁻⁻⁹। तो मीटर का अगर 1 मीटर को अगर डिवाइड कर दीजिए आप, या नीचे जो है 10⁻⁹ से उसको विभाजित कर दीजिए, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी वो आँख से दिखता नहीं, इतना छोटा होता है। अब ये वायरस में होता क्या है, वायरस के ऊपर जो है एक प्रोटीन का कवर होता है। आप समझ लीजिए एक बॉल है जो ऊपर जो है उसकी जो खोल है वो जो है प्रोटीन का बना हुआ है, और अंदर जो है उसके न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे दूसरे जीव जंतुओं में क्या होता है, DNA होता है,
लेकिन वायरस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन इस वाले में जो ये बीमारी फैला रहा है और कोरोना वायरस फैमिली के सारे वायरसेस में बीच के में क्या होता है, आरएनए होता है। अब कुछ वायरसेस होते हैं जो इन्वेलप्ड होते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक और कवरिंग चढ़ी होती है जो कि फैट या वसा की कवरिंग होती है, ठीक है। तो वसा की कवरिंग होती है और असल में ये जो वसा होता है ये खुद नहीं बनाता है, ये जैसे मैंने अभी शुरू में भी बताया था कि परजीवी है ये, तो ये परजीवी है, तो या तो ये किसी जानवर की कोशिकाओं में रहेगा और या तो अब जैसे ह्यूमन में मूव कर गया इस टाइम, तो ये मनुष्यों की कोशिकाओं में रहेगा। और जितनी भी मनुष्यों या जानवरों या पौधों की कोशिकाएं हैं, इन सब की ऊपरी जो परत होती है या ऊपरी जो कवच होता है वो वसा का बना होता है। तो हम लोग उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, लेकिन आप हिंदी में समझिए तो उसको कहेंगे झिल्ली। तो हर कोशिका हम अब जैसे ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में मिलियंस के नंबर में, यानी कि करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं, ठीक है। हम लोग करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब हर कोशिका जो है वो किससे, उसकी बाहरी परत पे एक झिल्ली है और वो झिल्ली किसकी बनी हुई है, वो वसा की बनी हुई है। वसा, फैट या लिपिड, हम लोग लिपिड या अपनी टेक्निकल लैंग्वेज इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं लिपिड या फैट, और हिंदी में कहते हैं वसा। अब अगर और आम बोलचाल की भाषा में देखें तो फैट क्या है, जैसे घी है, तो उसी तत्व का बना हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए। तो जो अब फिर से आते हैं वायरस पे वापस, तो जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं और कोरोना वायरस इन्वेलप्ड वायरस है, उसमें प्रोटीन की कवरिंग के ऊपर एक और कवच होता है, एक और झिल्ली होती है जो कि वसा की बनी होती है। और इस वसा की जो बनी झिल्ली है उससे कुछ प्रोटीन भी जो है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी झांकते होते हैं बाहर की तरफ। तो अगर इसका जो है आप आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस, तो जो ये मैं बोल रहा हूँ ये आपको चित्र में दिखाई पड़ेगा कि एक बाहर वसा की झिल्ली है, फिर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक प्रोटीन का कोट है, यानी एक दीवार हो गई उसकी वसा की, फिर उसके अंदर प्रोटीन का एक कवरिंग हो गई और अंदर रखा होता है न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो अब क्या होता है, अब ये समझ लीजिए बॉल के अंदर बॉल और उसके अंदर रखा है आरएनए। ये टोटल जो है इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि अब देखिए हर चीज़ के पीछे कारण है। कह रहे हैं साबुन से हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो बच जाओगे। तो साबुन और पानी कोरोना वायरस के दुश्मन है, क्योंकि साबुन जो बना होता है वो जो हैंड वॉश है या साबुन है वो ऐसे, या तो वो एम्फोटेरिक डिटर्जेंट, हम लोग केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज में बोलते हैं एम्फोटेरिक डिटर्जेंट के बने होते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर आपने जो है देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी खाई है तो आप पानी से हाथ धोइए, क्या होता है, साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना। और फिर साबुन से जब हाथ धोएंगे तो अब देखिए कमाल, यानी कि साबुन में वो ताकत है कि वो वसा को जो है वो वसा को डिसॉल्व कर देता है, वसा को हटा देता है। अब कोरोना वायरस के सबसे आखिरी, सबसे ऊपरी कवच क्या था जो हमने बताया था, बॉल के अंदर बॉल, वहाँ पे वसा था। तो हम जब साबुन और पानी से हाथ धोएंगे क्या होगा, वो जो उसका जो ऊपर का कवच है
वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब वो ऊपर का कवच ख़त्म हो जाएगा तो वायरस मर जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा। मतलब वैसे तो वो बाहर जो है वो मरा ही हुआ है, निर्जीव है, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन जैसे ही वो आपके ह्यूमन जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, अब उन कोशिकाओं पे एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। वो क्या होता है, उसी पे जाके चिपक जाता है और उसके बाद अंदर घुस जाता है सेल के अंदर। तो हमें जो है, अगर जैसे हमारे हाथ में लग गया, और देखिए वायरस की एक और ख़ास बात है, तो इसीलिए जो भी ये जो जैसे डॉक्टरों से या वैज्ञानिकों से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं ना, इसीलिए उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो वैज्ञानिक तथ्यों पे बेस हैं। जैसे अब साबुन वाला मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरा चीज़, ये खुद नहीं चल सकता। मैंने पहले ही कहा है कि वो जो अगर मानव कोशिकाओं के बाहर है वो, तो वो निर्जीव है। और निर्जीव कैसा है, जैसे धूल का कण। तो धूल का कण हवा से तो जा सकता है इधर उधर, लेकिन खुद नहीं चलेगा। और अगर वो गिर गया किसी ठोस सतह पे, यानी सॉलिड सरफेस पे, तो क्या होगा, वो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपने हाथ लगा दिया अपना वहाँ पे। अब हाथ लगा दिया, अब हाथ आपके हाथ में लग गया। अब आपके हाथ में लग गया और आपने क्या किया, नाक छू लिया, तो क्या होगा, नाक में चिपक जाएगा। अब वहाँ से क्या है, आप सांस ले रहे हैं और आप जो है बहुत सारा क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी है, वेपर्स बन रही हैं, वो कहीं ऐसी सेल्स पे बैठ गया जिस पे वो ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है, बस घुस जाएगा आपकी सेल के अंदर। और जैसे ही उसे सेल मिलेगी, अभी तक तो था वो धूल का कण, अभी तक तो था वो निर्जीव, फौरन ही वो आपकी कोशिका की जो मशीनरी है, जो कि इसको जीवित कर देगी। और जीवित जैसे ही हो गया, वैसे ही ये क्या करेगा, पहले ही मैंने बताया है कि जो चीज़ें जीवित होती हैं उनकी विशेषता ये होती है, वो 1 से 2 बनती है, रिप्रोड्यूस करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। अब जैसे ही अंदर घुसा, ये मल्टीप्लाई करता जाएगा और छेनी हथौड़ी लेके मतलब पीछे पड़ जाएगा। अब एक सेल से दूसरी सेल में घुसेगा, दूसरी सेल यानी एक कोशिका से दूसरी, दूसरी कोशिका से तीसरी, और इस तरह से पहले आपको जुखाम होगा, फिर आपको खांसी आएगी, और फिर वो पहुंच जाएगा अंदर फेफड़े में, लंग में, फिर आपको निमोनिया कर देगा। और निमोनिया करने के बाद मतलब आपके जो फेफड़े को ये ऐसा तबाह करेगा ना, कि मैंने जो है कई सारे एक्सरे देखे हैं, बल्कि कोई भी, आप आजकल तो हर आदमी के हाथ में मतलब वो ज्ञान का तिलस्म है, क्योंकि सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और गूगल है। तो आप सर्च करके देखिए कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट का एक्सरे कैसा दिखता है, और ध्यान से देखिए। उसका तरीका ये है कि एक जो है हेल्दी आदमी का एक्सरे सर्च कर लीजिए और एक कोरोना वाले का सर्च कर लीजिए, दोनों के फेफड़े का एक्सरे मिलाइए, आप बिल्कुल देख पाएंगे कि वो जो फेफड़े का जो ऊतक है या जो टिश्यू है, पूरा वो खा गया है, पूरे उसमें छेद दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े पैचेस दिखाई पड़ेंगे। तो जब आप ये सोचिए, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होती है, और फाइनली जो फेफड़ा होता है वो फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाती है कहानी। तो ये है कोरोना वायरस की थोड़ी मोड़ी कहानी, जो आप और पूछेंगे तो मैं और बताऊंगा। अगली जो ये तो आपकी कहानी हो गई, मैंने ये सरल भाषा में, क्योंकि अखबारों में आपके लेख आना शुरू हुए, तो ये जानना चाह रहा था कि ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया, सही कि जो है हिंदी में आप इसको लिखना शुरू करें। हाँ, तो हिंदी में देखिए क्या है कि अब मैं जो है रहने वाला हूँ अंबेडकर नगर का, और या अब यहाँ लखनऊ में रहता हूँ समझ लीजिए। तो क्या है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, और मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, मीडिया क्या है कि उसको पूरी जानकारी नहीं होती है, और क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं बहुत सारे वो अंग्रेजी में लिखते पढ़ते हैं। अब हिंदी भाषी लोगों को
कौन उनकी आंखें खोलेगा, कौन उनके दिमाग में जो भ्रांति है उसे, जैसे अब कई लोग कह रहे हैं, मैंने सुना कहते हुए, अब भाग यार, क्या है ये कोरोना वोरोना, ये सब कुछ नहीं है, वो पैसे मिल रहे हैं। मैंने ये सुना कि कोई कह रहा है कि सरकार जब दिखाएगी कोरोना वायरस के से पॉजिटिव तो पैसे मिलेंगे उसको। अरे कौन पैसे देगा भैया? हमारी सरकार खुद करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है व्यवस्थाओं को सही करने में, इलाज करने में। हालांकि हमारा देश और हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और हमारे वहाँ पहले ही फैसिलिटीज़ की इतनी कमी है, वो मतलब 50-70 सालों से, क्योंकि भारत एक बहुत क्या कहते हैं ना ही विकसित देश है। मतलब अब हम इसका दम ऐसे फालतू में तो नहीं भर सकते ना, हमें अभी बहुत काम करना है। तो हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था जो है वो अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है। अगर आप इसका डेटा निकालेंगे तो जितने डॉक्टर चाहिए उससे शायद 25% ही क्या कहते हैं अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चाहिए। जो हमारी जो भी मेडिकल की फैसिलिटी है, इसको अभी बहुत बढ़ाना होगा, बहुत काम करना होगा। तो पैसा कौन दे देगा हमको? ये सारा व्यवस्था जो है सरकार कोशिश कर रही है और चला रही है, वो तो जो है जनता से जो टैक्स ले रही है उससे चला रही है। तो कौन इसको पैसा दे देगा बीमार बता के? अगर तो ये इस तरह की भ्रांति है। इसी तरह एक और ख़ास करके सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आता रहता है। जैसे किसी ने भेजा कि ये तो वायरस है ही नहीं, और 5G टेक्नोलॉजी जो दूरभाष की टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये उससे लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स फैलते हैं। या एक अभी तो कोरोना वायरस का दौर आ गया, पहले आता था इतने लोगों को आप फॉरवर्ड करिए और माँ काली की कृपा होगी। तो इस तरह के मतलब अगर आप देखिए तो हमारे परिवेश में और हमारे क्या कहते हैं जहाँ से हमारा ओरिजिन है या जहाँ से हम आते हैं, इवन हमारे कुर्ब जवार में और हमारे ख़ानदान में लोग अंधविश्वास से, आडंबरों से ग्रसित हैं और इसमें बहुत सारे नुकसान भी कभी कभी कर लेते हैं। पता चला वो फलाने बाबा जी के पास चले गए या वो किसी ने उनको, और निकलता ही रहता है। देखिए बहुत सारे जो अपने आप को सो कॉल्ड गॉड मैन कहते हैं, अक्सर निकलता रहता है। बहुत सारे बाबा जी लोग बाद में वो स्कैम निकलता है। तो अब क्या है कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें, या हमारे लोग जो है जो बहुत ही साधारण सी वैज्ञानिक बातें हैं उसे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मीडिया है या हमारी जो स्कूली शिक्षा है उस चीज़ को परिपूर्ण करने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो जो और देखिए किसी भी देश का, किसी भी क्या कहते हैं राज्य का, किसी भी गांव का विकास तभी होगा जब वहाँ पे वैज्ञानिक सोच होगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है वहाँ के लोगों में तो वो उल्टा पुल्टा काम करेंगे और इस तरह से ना समाज का कुछ भला होगा ना देश का भला होगा। तो ये सारी बातें जो है मैं बचपन से मतलब मेरे दिमाग में जमा होती रहीं। अब जब मैं पढ़ लिख के कुछ काबिल हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे लोगों को अब हिंदी, जब देखा गया कि हिंदी अखबार में क्या छपता है, हिंदी अखबार में या हिंदी का जो भी स्रोत है इंटरनेट पे, उसमें जो भी बातें छपती हैं ज़्यादातर मतलब उसका क्वालिटी हाई नहीं है, और ख़ास करके जो विज्ञान को लेके है वो तो बहुत ही बेकार है। और हिंदी अखबारों में बस वो घटनाएं छपती हैं तो न्यूज़ छपती, लेकिन यूजुअली ऐसा होना चाहिए। कुछ अखबार हैं जैसे जनसत्ता वगैरह हैं, लेकिन वो तो आम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। अब वो जैसे सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन वगैरह लोग करते हैं, या जैसे आप जैसे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं तो वो उसको पढ़ते हैं। तो अब इसको जो है इसीलिए फैलाना है और लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करना है, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। समाज जो है शिक्षित रहेगा और वो ऐसी जैसे कोरोना वायरस के समय में अभी आप सड़क पे निकल जाइए तो बहुत सारे लोग ना मास्क लगा रहे हैं ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे बहुत खतरे बढ़ जाते हैं। और देखिए हमने देखा धार्मिक लोग खास करके
आप देखिए कोरोना वायरस का शुरू से देखिए, तो अगर आप न्यूज़ पे वो करेंगे तो हर धर्म के लोग, और ऐसा दुनिया भर में हुआ है, जैसे कि जो है चर्च जो है अपना वो जारी रखे हुए थे, जो उनकी सर्विस थी, यानी संडे को जो लोग इकट्ठा होते हैं। इसी तरह जो मस्जिद वाले हैं या जो दरगाह में वो कुछ कर रहे हैं, वो अपना जारी रखे हुए थे। और इसी तरह बहुत सारे बड़े मंदिर हैं, वो भी अपना जारी रखे हुए थे, जैसे तिरुपति वगैरह। तो ये क्या है, ये अब क्या है, देखिए यार, भगवान अल्लाह ईश्वर या गॉड जो है वो अगर आप अपने क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए या अपनी जान, ये तो जान मतलब ये तो जानलेवा है ना ये बीमारी, तो उस जान को बचाने के लिए अगर आप घर में रहेंगे तब भी आपको भगवान ईश्वर या अल्लाह है वो दंडित नहीं करेंगे। अब चारों तरफ फैला हुआ था, और जो सरकारें जो आपको ये दे रही थी, तो हालांकि ये इसमें बहुत सारे लेवल पे चूक होती है, और उस चूक का जो है फिर जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। और अपनी इलिटरेसी में, अपनी जाहिलियत में, अशिक्षित होने की वजह से हमारे लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना बहुत बहुत ही अति आवश्यक है, और जिससे कि हमारा आने वाला कल, हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है वो एक विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि हमारे लोग, खास करके जैसे मैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ का रहने वाला हूँ, या हमारा जो गांव देहात के लोग हैं वो हिंदी पढ़ लिख सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ लिख सकते, तो जो वो वैज्ञानिक जो बारीकियाँ हैं, अगर मैं उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही साधारण भाषा में अगर मैं किसी तरह से प्रसारित करने में हेल्प कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं अब लिखूंगा हिंदी में इन चीज़ों को। तो वो लॉकडाउन के टाइम में एक सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया, और मैंने 15-20 इस तरह के लेख लिखे जो अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल पे गए, और काफ़ी लोगों ने इस पे फीडबैक दिया, और अनुपम जी ने भी वहाँ से कई सारे पढ़े। तो ये मैं जारी रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि कम से कम सप्ताह में एक इस तरह का लेख लिखता रहूँ, जो कि आम जनों को हिंदी में वैज्ञानिक जो बातें हैं वो पहुँचाई जा सकें। जी। हम आपको ये बता दें कि हम लोग एक ही भाषा कुटुंब के लोग हैं। आप फैजाबाद के हैं, अवध क्षेत्र वहाँ भी लागू है, और वहाँ अवधी बोली जाती है। मैं भी अवधी क्षेत्र का निवासी हूँ। जरूरी ये है, आपके क्षेत्र के एक हैं, टांडा के एक थे मोहम्मद सईद सागर, मैं बहुत परिचित था उनसे, कई बार रेडियो पर भी मैंने उन्हें सुना, और वो भी अच्छी खासी बोलते थे। जिससे मुझे लगता है कि वहाँ पर भी भाषा, एक ही भाषा कुटुंब के हम लोग हैं। बिल्कुल। वैक्सीन के बारे में बहुत सारे ख्याल हैं लोगों के अंदर, सब ये सोच रहे हैं कि आएगी, कैसे आएगी, क्या प्रारूप होगा। तो मैं एक छोटी सी जानकारी संक्षिप्त में आपको चाहूँगा। देखिए वैक्सीन का, देखिए जब भी कोई इस तरह की मतलब ये संक्रामक बीमारी होती है तो उसको दो तरह से बचा जा सकता है। एक तो ये है कि बीमारी हो गई, तब अब क्या सलूशन है, तो उसके लिए होती है ड्रग या मेडिसिन जिसे कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस में एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं या एंटीबायोटिक्स होती हैं, और वायरस के केस में एंटीवायरल कंपाउंड होते हैं। वैक्सीन ऐसी चीज़ है जो संक्रमण होने से पहले लगता है, मतलब पहले दिया जाएगा। अब जैसे दुनिया में जो मृत्यु दर है नवजात शिशुओं की, वो 80-90% तक, अगर पिछले 50 सालों में देखा जाए तो 80% तक जो है वो कम हो गई है मृत्यु दर, और इसके पीछे जो है वैक्सीन है कारण। तो वैक्सीन जो होता है वो पहले दिया जाता है, इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि इसीलिए गवर्नमेंट्स प्रोग्राम चलाती हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो भी इस पे बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाता है, और फिर वो एक व्यवस्था बनी हुई है पूरी दुनिया में, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन जो इस तरह के नए
संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अब ये वायरस है, या इससे पहले हालांकि इंडिया में जो है वो इन्फ्लुएंजा से लोग नहीं मरते हैं, लेकिन जो पश्चिमी दुनिया है, जो क्या कहते हैं यूरोप और अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन है, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा से भी लोग मर जाते हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीनेशन होता है। वो दूसरा वायरस है, उसका नाम H1N1 है, और उसी की फैमिली के 2-3 और वायरसेस हैं, जैसे आप लोगों ने भी याद होगा स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, वो हमारे भारत में भी आता है। लेकिन भारत वालों को ज़्यादा जो है, या तो यहाँ की जलवायु और यहाँ के लोगों का जो उसके प्रति जो क्या कहते हैं, हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज़्यादा है, तो वो बच जाते हैं, तो वो उतना यहाँ पे लोग मरते नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग मरते हैं इंडिया में भी, जैसे कि, और डेंगू भी है उसी तरह का, एक फ्लू वायरस है उसी तरह का, ठीक है। तो ये सारे जो वायरस हैं, तो लेकिन इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भारत में तो नहीं लगती है, लेकिन पश्चिमी देशों में हर क्या कहते हैं ठंड से पहले वहाँ पे लोग वैक्सीनेशन लेते हैं इन्फ्लुएंजा का। तो वैसे ही इसका भी कोई वैक्सीन अगर बन जाए कामयाब, लेकिन क्या होता है कि वायरस की, देखिए बैक्टीरियल डिजीज़ की वैक्सीन बनना थोड़ा सा आसान है, वायरल डिजीज़ की अब क्या होता है, जब हम उसको विज्ञान की नज़र से देखेंगे तो पिछले 100 सालों में बहुत सारी तरह तरह की वैज्ञानिक विधियां डेवलप की गई हैं वैक्सीनेशन की, ठीक है, कि कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत, मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर है, और एक हिट एंड ट्रायल, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रुटि और सफलता, यानी एक बार हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, अंग्रेजी में हिट एंड ट्रायल बोल रहे हैं, और हिंदी में त्रुटि और सफलता, यानी कि एक बार ट्राई करेंगे, मतलब एक बार प्रयास किया, कुछ पता नहीं है कि सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, तो वैक्सीन उसी तरह का काम है बनाना। अब जैसे, मतलब अब यही देखिए, इसी में जो है मीडिया फेल हो जाता है, वो सही बात पहुंचाता नहीं है। इस पे मैंने लेख लिखा है, जो लोग सुन रहे हैं तो वो अगर मेरे नाम से या मेरा फेसबुक और ट्विटर देखेंगे तो वो उनको मिल जाएंगे वो लेख। तो इस पे मैंने लेख लिखा है कि ये जो है, जैसे कि अब जो प्रेजेंट में वैक्सीन 2-3 जो है वो बहुत आगे चल रही है क्लिनिकल ट्रायल में, और ये एक लंबा प्रोसीजर है वैक्सीन बनाना या ड्रग बनाना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें सारे वो मापदंड, मतलब विश्व स्तरीय मापदंड हैं जिसमें हम टेस्ट करते हैं, और पहले जो है जानवरों पे टेस्ट करते हैं, फिर इंसानों पे टेस्ट करते हैं। अब जब इंसानों पे टेस्ट करेंगे तो 2 ग्रुप होगा, एक तो होगा जिनको मतलब कि जिनको जो है वायरस इन्फेक्ट किया है, या जिनको करने वाला है, पहले कर देंगे और फिर उनको देखेंगे कि क्या उनका प्रोग्रेस होता है। तो हमें क्या है, बहुत लंबे टाइम तक उनको इंजेक्शन लगवाने, वैक्सीन देने के बाद भी मॉनिटर करना पड़ेगा। जो ट्रायल में हम जिन लोगों को, जो लोग वॉलेंटियर करेंगे या जो कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं इसका पार्ट हूँ, लगाइए मुझे, तो क्या है कि हमें पूरा ये श्योर करना होगा कि ये किसी तरह का, जैसे अब वैक्सीन है तो वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन की एक डोज तो होती नहीं है, हम लोग उसको कहते हैं बूस्टर डोज। जैसे एक डोज लगा दिया, अब थोड़ी जो है क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप होगी, तो क्या होगा, हमारी प्रतिरोधक तंत्र है एक हमारी बॉडी में पूरा, तो क्या होगा, पहले उसको हम एक थोड़ा सा वायरस लगाया हमने। नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे हम वायरस की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, उसी का कोई पार्ट, क्योंकि अगर हम पूरा वायरस उसको दे देंगे तो वो तो बीमारी कर देगा, तो हम क्या करते हैं, उसी का कोई पार्ट, जैसे एक वायरस है, अब उसके कवच पे कोई प्रोटीन होती होगी, जैसे इस केस में है वैसे ही, तो वहाँ पे क्या है कि एक जो उसके कवच पे पाए जाने वाली प्रोटीन है, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आजकल ट्रायल में जो वैक्सीन है, दुनिया में 3 वैक्सीन है,
जो ट्रायल में चल रही है, लेकिन तीनों में प्रॉब्लम आ रही है ट्रायल में। कभी उसको रोक देते हैं, आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि आज अब रोक दिया गया है, तो क्या है, और पहले जो है अब क्या है, दो लोग जो है वो जिम्मेदारी से अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं करते हैं। एक तो नेतागण हैं और दूसरे मीडिया वाले हैं। इससे दिक्कत और बढ़ जाती है। जैसे अब वो कहने लगे हमारी गवर्नमेंट की ही हमारी एजेंसी है, अब नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ रहा है क्रिटिसाइज। तो क्या हुआ, जो ICMR एक है उसने कहा कि 15 अगस्त को जारी कर देंगे वैक्सीन। हुआ था ना, याद कीजिए, खबर आपने पढ़ी होगी। लेकिन 15 जिस दिन उन्होंने बोला था उससे ठीक 25 दिन पहले जो है 25 दिन बाकी थे। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अभी कह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है पूरा वो करने में 2 से 3 साल लगते हैं, मिनिमम 15 महीने लगेंगे। देखिए इसके क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं, यानी कि जो हम नैदानिक जो ये करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके 3 चरण हैं और 2 चरण पूरा करने में 15 महीने लगते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि दिसंबर 2019 में वुहान में ये वायरस पता चला। ठीक है, अभी कितने महीने हुए हैं, लोगों को थोड़ा समझते हुए, और उसी बीच लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन होगा तो सब लोगों का जब काम बंद होगा तो वैज्ञानिकों का भी तो काम बंद हो जाएगा। तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक मतलब उससे संभल रहे हैं और क्या कहते हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके भी काम पे असर हो गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी तो केमिकल चाहिए और जो वो भी तो कहीं बनता होगा ना, वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो आप ये समझिए कि इस वायरस और ये जो पैंडेमिक है इसने सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। तो अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि कब वैक्सीन बनेगी, कब वैक्सीन बनेगी। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जो है, और फिर उसको पूरी तरह से, क्योंकि हम संतुष्ट होना चाहेंगे ना। आप ये बताइए, जो पूरी तरह से ट्रायल जिसका पूरा नहीं हुआ हो और जिसके बारे में ये ना पता हो कि ये जब किसी की बॉडी में लगाई जाएगी तो ये किस तरह की प्रतिक्रिया देगी। वो जो भी दवाई डाल रहे हैं आपके बदन में या आपके शरीर में, अगर ये पूरी तरह से इसका परीक्षण ना किया गया हो तो आप अपने लड़के को लगवाएंगे? वो नहीं लगवाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है और ये एक लंबी और उबाऊ प्रक्रिया है। उसको हम इस तरह से नहीं कर सकते कि जैसे सरकार के दबाव में, या एक मिसकम्युनिकेशन हो सकता है उनके बीच हो गया, या मीडिया के दबाव में उन्होंने कह दिया हम 15 अगस्त को जारी कर देंगे। अब आप ये बताइए कि जब 15 महीना 2 चरण पूरा करने में लगता है और तीसरा चरण चलता ही रहता है, लेकिन जब 3 साल पूरे होते हैं तो कह दिया जाता है कि अब इसे मार्केट में ले आइए। और फिर जब वो लग रही होती है, जैसे पोलियो का अभी भी वो डेटा कलेक्ट होता रहता है कि कोई किसी तरह का, किसी को कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, किसी को बुखार तो नहीं चढ़ा, क्योंकि फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं उस वैक्सीन को। आप समझ रहे हैं? तो ये निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन अगर सारे चरण और सारे स्टेप सक्सेसफुल होते चले गए तब लगेगा 3 साल लगभग। ठीक है, अभी लोग कह रहे हैं कि 21 के आखिर तक आ जाएगी, पहले कह रहे थे 20 के आखिर तक आ जाएगी, सन 20 के आखिर तक। और मैंने जो है जनसत्ता में एक लेख लिखा है, तो उसमें मैंने यही लिखा है कि अब आप ये सोचिए कि आज की डेट में 130 वैक्सीन के कैंडिडेट, यानी 130 लोगों ने दावा किया कि उनके पास वैक्सीन का फार्मूला है, और ये 130 जो शोध समूह हैं ये सभी आगे बढ़ रहे हैं उसमें। ठीक है, उनमें से 4-5 हैं जो क्लिनिकल ट्रायल, यानी जो आखिरी वाला है, यानी पहले तो क्या होगा, पहले तो प्रयोगशाला में काम करेंगे, फिर उसके बाद आएगा क्लिनिकल ट्रायल का नंबर। लेकिन जो 3 सबसे आगे क्लिनिकल ट्रायल हैं उनमें से एक ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी कर रही है,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलके। दूसरा एक रूस में चल रहा है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, और तीसरा एक जो है मॉडर्ना अमेरिकन कंपनी है वो कर रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे एक भारत का भी एक उसका नाम, कंपनी का नाम भी भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक जो है वो कर रही है, जिसका उन्होंने गलती से, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और भारत सरकार की एजेंसी है, उसने ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त को हम जारी कर देंगे। यार जब आप पूरा काम कर लोगे तभी तो लोग लगवाएंगे, नहीं तो कौन लगवाएगा। तो और मैं मतलब वो जो प्रक्रिया है उसका अच्छा खासा अध्ययन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब कम से कम 15 महीने से 3 साल लगेगा इसको पूरा करने में। तो इतना टाइम तो लगना ही है, और बहुत सारे फेल होंगे। हो सकता है कि ये जो तीनों सबसे आगे जो क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं, क्योंकि अब ये रुक के चल रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे जो परिणाम है वो नहीं मिल रहे हैं। कोई पेशेंट है वो बीमार पड़ गया, मतलब जिसको लगाया था वॉलेंटियर था, तो फिर उसको रिकवर कराएंगे ना, उसको ठीक करेंगे और उसको रोकेंगे। तो ये एक बहुत ही, और क्योंकि हमें जो है सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हम किसी को ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा सकते, तो इसलिए सारे मापदंड और सारे पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये सारी फेल हो जाएं, लेकिन अभी विज्ञान कभी नहीं रुकता है, विज्ञान हमेशा आगे चलता रहता है। तो मैंने जो जनसत्ता में लेख लिखा है उसमें मैंने ये इसी पे वो लेख ही लिखा है कि अगर ये सारे जो ट्रायल चल रहे हैं ये फेल हो जाएंगे तो आगे क्या है उपाय, आगे क्या है अल्टरनेटिव। तो वो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, क्योंकि साइंस ने बहुत, बायोमेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है। बस हम आगे चलते रहेंगे और ऐसे ही एक दिन हमें मिल जाएगा और क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन हो जाएगा। एक मास्क को लेकर के प्रकरण चला अभी, पहले तो ये सजेस्ट किया गया, WHO ने कहा कि आप 95 मास्क पहनिए, बड़ा सुरक्षित है। फिर अभी एक रिसर्च आई कि नहीं पहनना है इसको, तो ये क्या है जो आज? तो इसमें क्या है कि ये जो सारे मास्क हैं, मतलब देखिए आप तो मास्क जो है घर में भी बना सकते हैं, बीच में आप रखिए फिल्टर पेपर, क्योंकि क्या है ये सारा खेल है पोर साइज़ का। पोर साइज़ हम लोग कहते हैं, अगर आप हिंदी में देखें तो किसी कपड़े को जब ऐसे देखिए रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ देखिए, प्रकाश के किसी स्रोत की तरफ, तो एक झिर्री दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब उस झिर्री को अगर हम नापें कि उस छेद की माप क्या है, अब शुरू में हमने बात की है, क्या बात की है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी माप क्या है, नैनो पार्टिकल है ये यानी नैनोमीटर से कम इसका साइज़ है। तो अब आप ये बताइए कि जो हम मास्क लगाएंगे, अब क्या है, मास्क लगाएंगे, जब हम मास्क लगाते हैं, जैसे ये मास्क है, तो हम जब ये लगा लेते हैं तो हमें सांस भी लेना है, तो हवा तो कितना भी छोटा होगा, हवा तो उससे छिद्र से अंदर आ जाएगी, लेकिन हमें छिद्र को इतना महीन रखना है कि जो वायरस है, लेकिन वायरस अकेला नहीं आता है, असल में वायरस जो होता है वो ड्रॉपलेट, 2-3 तरह की चीज़ें, इस पे भी एक मैंने लेख लिखा है, जो कि जो है आप मेरे अगर फेसबुक या ट्विटर को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे वो सारे लिंक मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो तमाम अखबारों में और उसमें छपा हुआ है। तो क्या होता है कि 2 तरह का चक्कर है, एक जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, वो माइक्रोमीटर में उसका साइज़ है, यानी कि वायरस के साइज़ से बड़ा। वायरस का साइज़ है 10⁻⁹ और इसका साइज़ है 10⁻⁻6 मीटर, तो उससे काफ़ी बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो अगर हवा में बहुत छोटे साइज़ के कोई वेपर, यानी कि क्या है, जब हम कोई लिक्विड है वो क्या होता है, हम 3 तरह की अवस्था में पाया जाता है मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है।
और जब लिक्विड जो होता है वो अगर क्या कहते हैं बहुत उसको बहुत छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दें, माइक्रो साइज़ के, तो वो क्या होता है, वो हवा में ट्रैप हो जाता है, यानी हवा में लटक जाता है। तो ये जो एरोसॉल हैं उसमें, एरोसॉल या जिसको मैंने हिंदी में नाम दे दिया है हवाई कण, वो ऐसे ही पार्टिकल हैं जिसके अंदर कोई पोल्यूशन है। जैसे क्या होता है, धुंध क्या है, धुंध या मिस्ट या फॉग। अब जब पोल्यूशन फैल जाता है तो ठंड के दिनों में आपने देखा होगा क्या होता है, वो क्या कहते हैं, गैस जो है वो गैस वाली अवस्था जो है वो किस में चेंज हो गई, वो लिक्विड में चेंज हो गई। तो क्या होता है, जैसे कि हम स्प्रे कोई चीज़ करते हैं तो वो हवा में रुका रहता है ना थोड़ी देर, तो अगर उसका साइज़ बहुत छोटा होगा तो अब जैसे यहाँ पे हम बहुत भावपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, असल में हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो मैं और अनुपम जी बहुत छोटे साइज़ के थूक के कण हवा में फेंक रहे हैं बाहर। और कभी कभी आप उसको देख सकते हैं, कब, जाड़ों में। जब आप जाड़ों में देखते हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर होता है लो, तो जैसे ही वो बाहर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम है। जैसे तो वो लिक्विड में जब चेंज होता है तो वो दिखाई पड़ता है, भाप की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इस तरह से समझिए कि या तो वो एरोसोल पार्टिकल के फॉर्म में कोरोना वायरस जाएगा, तो कोरोना वायरस उसी में इंट्रैप है। एक एरोसोल में जो 10⁻⁻⁶ साइज का है, उसके अंदर बहुत सारे वायरस के कण, वायरस पार्टिकल उसके अंदर जड़े हुए हैं और हवा में लटके हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया ड्रॉपलेट्स। जैसे जिस आदमी को हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक लोग यानी कि जो बिना लक्षण वाले हैं, वो थोड़े कम ड्रॉपलेट निकालते हैं, और जो सिम्टम के साथ हैं, जिसको हुआ है वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो जब खांसता और छींकता है तो लिक्विड बाहर आता है कि नहीं आता है, और वो लिक्विड थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन वो उसका साइज़ बड़ा है, वो हवा में टंगेगा नहीं, वो क्या होगा, जो सॉलिड सरफेस होंगी उस पर बैठ जाएगा। अब उस पर जब बैठ गया तो क्या होगा, हाथ लगेगा तो उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, इसीलिए वो हाथ धोने का और सैनिटाइजेशन का। अब आते हैं मास्क पे। तो मास्क का चक्कर ये है कि वो आपने अगर मास्क लगाया हुआ है और आपको है इन्फेक्शन, तो आप छींके खांसेंगे या जो सांस में मैं कह रहा हूँ कि बहुत छोटे पार्टिकल हैं, आप कुछ भी नहीं रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि आपने मास्क लगाया हुआ है। और मास्क का जो पोर साइज़ है, यानी जो झिर्री का साइज़ है, वो इससे कम होता है। समझ में आ गई बात? वो इतना होता है कि हम जो बोल रहे हैं, अब जैसे हम मास्क लगा के जब बात करेंगे तो हम अनुपम जी को, अगर हमें इन्फेक्शन है, हालांकि अभी हम लोग बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, तो हम लोग बैठे भी पास हैं, तो क्या है, मैंने मास्क लगा लिया, तो अब जब मैं बोल रहा हूँ तो हम हवा में वो जो बहुत छोटे अति सूक्ष्म पार्टिकल हैं, जिसके अंदर अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसमें वायरस होगा, तो वो हम नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब N95 की जो प्रॉब्लम है उस पे आते हैं। अब आप ये देखिए, N95 मास्क जो हैं उनमें क्या है, एक ये नोज़ल है इस तरह का, एक इस तरह की ओपनिंग है, आपको दिख रही होगी। अब देखिए, ये मैंने क्या किया है, जब वो गाइडलाइंस आ गई, अब मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ तो फ़ौरन फॉलो कर लेता हूँ। तो मैंने क्योंकि ये दर्जन भर ख़रीद लिए थे, तो मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर लिया है, वो जो ओपनिंग है उसको बंद कर दिया है। तो इससे क्या खतरा था अब वो बताता हूँ मैं। तो ये जो N90, इससे ख़तरा हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ये वन वे सिस्टम की तरह काम करता है और ये हीट और ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल देता है असल में। तो ये इसलिए बहुत ही खास करके स्वास्थ्य वर्कर्स हैं
और जो कि 12-12 घंटे उन्हें ये लगाना होता है, उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक था कि ये बाहर हीट को निकाल देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आई जब ये पता चला कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो जो अति सूक्ष्म कण हैं जिनमें वायरस जो है एरोसोल के फॉर्म में निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि इसमें जो है ख़तरा बढ़ जा रहा है। और इसीलिए इसको बताया गया कि इसको या तो सील कर लिया जाए और या तो इसको बंद रखा जाए। और ये N95 जो ओपनिंग वाले हैं इसीलिए वो ये नहीं है। तो अब जो नए N95 आ रहे हैं वो बिना ओपनिंग के आ रहे हैं, और या जो पुराने जिनके पास हैं उन लोगों ने इसको बंद कर लिया। कहने का मतलब कि चीजें जो अंदर आती थी उनमें खतरा नहीं था, बाहर जो निकलता था उसमें आपका, क्योंकि हीट और ह्यूमिडिटी यानी कि जो आपके मुंह से वेपर निकल रहा है वो बाहर जा रहा है, तो वो बाहर जा रहा है, तो अगर आप बीमार हैं और आपने N95 ये वाला लगाया हुआ है तो आपको दूसरे को आप फैला देंगे। अपने लिए खतरा अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपने लिए तो ये बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि ये अंदर नहीं लाता है वायरस को। अंदर आते टाइम जो है इनहेल जब हम करते हैं तो सारा छान देता है, लेकिन ये एक्चुअली सारे मास्क जो है वो छन्नी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे छन्नी होती, पहले भी मैंने बताया कि वो पोर साइज़ या झिर्री, कपड़े की जो झिर्री होती है, तो उसमें अगर आप उसकी झिर्री को महीन कर देंगे तो उस साइज़ के पार्टिकल जो उससे कम वाले होंगे वो अंदर जाएंगे और जो उससे बड़े होंगे वो नहीं जाएंगे। तो झिर्री का साइज़ वैसे ही सेट करना है, तो वही सिस्टम था। ठीक है, एक आसान भाषा में जल्दी मैं आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि सोसाइटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सावधानी ऐसी बरती जाए कि कोरोना का जो प्रसार है उसे रोका जा सकता है। मोटा माटी कौन सी चीज़ें? तो मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि एक तो जैसे हमने बात किया मास्क की, तो अब मास्क मतलब आज के ये जो पैंडेमिक के टाइम में है, ये अनमास्क 1-to-1 क्या कहते हैं जो इंटरेक्शन है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है अनमास्क। हालांकि हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम परिचित हैं और हम जान रहे हैं कि हम लोग एक्सपोज नहीं हैं, और थोड़ा इंटरव्यू को देखते हुए हमने थोड़ी देर के लिए हटा लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति होगा एक्सपोज होगा, वो लेके आ रहा होगा और आपको हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने एक और बात बताना चाहूँगा कि फुटवियर्स, जैसे आप घर में जा रहे हैं तो अपने जूते जो है वो बाहर उतार के जाइए। घर में एक ऐसा सिस्टम बनाइए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले साबुन वाला, तो साबुन वाला जो है क्या कहते हैं, साबुन को मैंने बताया कि वो सबसे बाहर का जो कोरोना वायरस का कवच है वो वसा का बना हुआ है। और मैंने वो एग्जांपल दिया कि घी में चुपड़ी हुई रोटी अगर आपने खाई है तो हाथ अगर पानी से धोएंगे तो वो चिकनाई जो है हाथ से जाती नहीं है, तो आप साबुन से धोएंगे तो हट जाएगा। तो साबुन जैसे ही आएगा वैसे ही कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये साफ़ सफाई की, और बच्चे अक्सर लेके आते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस बच्चों को सीवियरली अफेक्ट नहीं करता है, जो अभी तक का परिणाम बताते हैं, डेटा बताता है। तो बच्चों को वैसे तो नुकसान नहीं, लेकिन बच्चे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर हैं, यानी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते बहुत तेज़ हैं, क्योंकि वो छूते रहते हैं चीज़ों को जब वो चलते हैं। तो जैसे ही बच्चे अगर आपके घर में हो तो वो बाहर से आए खेल वेल के, तो उनका हैंड वॉश कराइए, मुंह वॉश कराइए सोप से, और फिर उसके बाद उनको ये करिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे, और बंद जगहों में जैसे धार्मिक स्थान खास करके में ये वो प्रॉब्लम थी, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो है और लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत जगहों पे चले गए, और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वो जो है फिर क्या कहते हैं बहुत विस्फोटक, कोरोना विस्फोट का कारण बना। तो ये सारे धार्मिक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैज्ञानिक जो सोच है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे आम लोगों में ले जाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि लोग धर्म में भी अंधे ना बने, और मतलब वैज्ञानिक सोच होगी तो वो धर्म और विज्ञान और जीवन का एक बैलेंस स्थापित कर पाएंगे और सही तरीके से चलेंगे और अंधे नहीं बनेंगे किसी धर्म में भी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात आपने कही कि मैं उसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति रही, भारतीय संस्कृति,
उसमें शुरू से ही ये बात रही है हाँ, कि हम चप्पल जूते चप्पल जूता बाहर निकाल बिल्कुल करके बिल्कुल। जाते थे, तो वो अब भी हम उसको जारी हाँ रखते वही हैं। वो बहुत वो हमारा बहुत अच्छा हाँ पक्ष है। हमारे बुजुर्गों ने ये किया हुआ था कि बाहर चप्पल जूते उतारते थे, क्योंकि क्या होता है चप्पल जूतों में आपके आप हैंड वॉश कर लेंगे, आपका हाथ तो साफ हो गया, लेकिन चप्पल जूतों में जो लगा होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ये ऐसा व्यवस्था बना लें अपने घर के बाहर, मतलब कुछ ये फुट वियर स्टैंड वगैरह लगा लें और वहीं पे उतारें अपनी चप्पल जूते। तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आप गिलो या इस तरह की चीजें अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना आप में प्रवेश नहीं करेगा। रोग प्रतिरोधक प्रणाली कैसे विकसित की जा सकती है? तो ठीक है, तो ये आप रोग प्रतिरोधक तंत्र है हमारी बॉडी में, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, हमारा पूरा सिस्टम है। तो ये असल में जो है ये एक बहुत ही जटिल तंत्र है, और लेकिन इसको बहुत आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक पहलवान या एक बॉडी बिल्डर व्यायामशाला में जो है व्यायाम करता है और अपने बॉडी को जो है बनाता है, डोले शोले बनाता है और उसको और खूबसूरत बनाता है और मजबूत बनाता है अपनी बॉडी को। तो ये जो तंत्र है ये ऐसे ही काम करता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी कैसे डेवलप होती है? ये दो तरह की प्रतिरोधक क्षमताएं हैं। एक वो है जो स्पेसिफिक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव के खिलाफ हम वैक्सीन दे दें, उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं सूक्ष्म जीव के लिए, या वायरस बैक्टीरिया जैसे हैं। लेकिन दूसरी ये है कि जो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के खिलाफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की तरह काम करती है। और दोनों ही जो तंत्र हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि आप जितना एक्सपोज होंगे, और जैसे बचपन से बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। ये उल्टा मतलब ये जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये जो जैसे अब बहुत सारे ये गिलोय खा लीजिए और ये खा लीजिए, इससे जो है आप ये कोई मैजिक पिल इस तरह का, या जैसे बाबा रामदेव जी ने कोरोनिल था जिसके अंदर भी अश्वगंधा गिलोय था, तो वो आप ऐसी प्रतिरोधक क्षमता ओवरनाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और प्रतिरोधक क्षमता के लिए हर्बल जो मेडिसिन्स हैं उनका रोल कुछ भी नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ कि मैं जो है डेली अश्वगंधा और शतावरी और गिलोय ये खाता हूँ। लेकिन ये भी साथ साथ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो इसके साथ साथ विज्ञान के प्रकाश में अगर हम बात करें, इसका प्रतिरोधक क्षमता से कुछ लेना देना नहीं है। असल में ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर हम अगर केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि उनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये एक सोख्ते की तरह काम करता है। सोख्ता आप इस तरह से समझे कि सोख्ता इस तरह से समझे कि ये किसी चीज़ को सोख लेगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारा विष बनता है जब भी किसी तरह का स्ट्रेस आता है हमारी शरीर में। जब भी इवन वो इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारी शरीर में जो विभिन्न केमिकल्स हैं, जो हमारी सेल्स के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर केमिकल्स हैं, वो बहुत सारे टॉक्सिन बनाते हैं। अब उन टॉक्सिन में बहुत सारे एक क्लास है जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं उनमें मैंने जैसा बताया कि वो एक सोखते की तरह काम करते हैं। तो वो आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे, तो अब जैसे वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं जो संक्रामक रोग हैं, जब वो होते हैं तब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है और वो ये इस तरह के केमिकल हमारी बॉडी में बनते हैं और जैसे कि हमें बुखार आ जाता है। असल में जितनी भी बीमारियां हैं वो ये जो हमारे बॉडी का केमिकल डिसबैलेंस होता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारी सेल्स के अंदर एक समय में हज़ारों केमिकल्स होते हैं और ये पूरा जो है बायोकेमिकल्स के बेसिस पे ही हमारी लाइफ चल रही है। क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं, भोजन भी वो छोटे छोटे बायोकेमिकल, पहले वो एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल के फॉर्म में होता है, प्रोटीन
और क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये सब के फॉर्म में होता है फैट, जैसे हमने अभी बात किया, फिर अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, फिर वो उससे बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे केमिकल मॉइटीज़ में चेंज हो जाता है। अब वो अगर कोई गंदा केमिकल बन गया, टॉक्सिन, तो टॉक्सिन ही उसी तरह के हमारी बॉडी में जब भी स्ट्रेस होता है, अब चाहे वो बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो, चाहे किसी इन्फेक्शियस बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो, तो वो टॉक्सिन्स बनते हैं, और ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं वो सोखते की तरह काम करते हैं और उसे सोख लेते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ये वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं प्रूव होने वाला तथ्य नहीं है, और इसे जो है इसीलिए जो क्या कहते हैं ये भ्रामक बातें हैं जो लोगों ने फैला दी हैं, और जो वैज्ञानिक रूप से प्रूव बात है वो ये है कि जो मैंने बताया कि वो एक सोखते की तरह काम करता है। सब्जी और फल और इन सब का करेक्ट, जो मैंने बताया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 4 जो हैं वो मूल मंत्र हैं। वो ये है कि आप अपना न्यूट्रिशन बढ़ा लें, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें हरी सब्जियां, जिससे आपको हरी सब्जियां और फल फ्रूट, जिससे आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो आप बढ़ाएं और खूब खाएं। और क्या कहते हैं अच्छी नींद लें और पानी, चौथी चीज़ है पानी, यानी कि आप खूब पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और थोड़ी एक्सरसाइज करें। 5वीं चीज़, तो ये 5 सूत्र बन गए विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, हरी सब्जियां और फल फ्रूट, उसके बाद क्या कहते हैं खूब पानी पिएं, उसके बाद हल्की एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। तो अगर ये 5 चीज़ों का आप करेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ी रहेगी। बाकी मतलब इससे आपकी शरीर का जो प्रतिरोधक तंत्र है उसको एक ताकत मिलेगी, और वो फिर जैसा मैंने बताया कि व्यायामशाला में वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ये ओवरनाइट आप प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप कर सकते, और वो जो जल्दी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का जो तरीका है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और वो किससे जनरेट होती है, वो वैक्सीन से जनरेट होती है, तो जो कि अभी बन नहीं पाई है। तो उसी की ओर हम जो है बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बारे में हम पहला सवाल डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी भी सारी बातें थी, मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों को जो बहुत सारा भ्रम है कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर के, उससे एक पर्दा हटाने की कोशिश आपने की, जो बहुत सकारात्मक परिचर्चा रही। संभव है कि आगे आपसे किसी विषय पर बातचीत करने के लिए, परिचर्चा के लिए उपस्थित हो, तो आप अपनी उदारता दिखाकर हमसे जुड़ेंगे। आप आज के जो परिचर्चा सत्र है उसमें बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे किसी नई परिचर्चा के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।